आज का मेरा जो टॉपिक है वो बीकॉम सेकेंड ईयर में पेपर का नाम है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अंतर्गत मैं आज आपको फाइनेंस यानी कि वित्त के बारे में, है ना, और इसके बाद दिया हुआ है फाइनेंस मीनिंग यानी कि फाइनेंस का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद लिखा हुआ है इसमें रोल इन एंड इकोनॉमी यानी कि फाइनेंस यानी कि वित्त का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है, क्या महत्व है, इसके बारे में बताएंगे ना। रोल इन एंड इकोनॉमी, है ना, एंड इट्स काइंड्स और उसके प्रकार ये पढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि वित्त के प्रकार, वित्त का महत्व और वित्त की परिभाषा और उसका अर्थ, इतने चीजें हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन चीज ये है कि जब भी हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, कोई भी व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए कि व्यवसाय में वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि बिना वित्त के तो आप कोई काम, कोई व्यापार कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। यानी कि वित्त का महत्वपूर्ण स्थान होता है और बिना वित्त के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, बिना फाइनेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि वित्त का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखो मेन चीज तो है कि यहाँ पे जो वित्त है यानी कि जो फाइनेंस है, इसका व्यापक रूप होता है। व्यापक इसलिए रूप होता है क्योंकि इसका हम जितना विस्तार करते जाए उतना ही वित्त हमारा क्या हो जाती है, एकत्रित होती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो इसलिए वित्त को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वित्त एक व्यापक शब्द है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि वित्त एक व्यापक शब्द है और इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करने तथा उसका समुचित उपयोग करने से है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। वित्त के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि वित्त एक व्यापक शब्द है। वित्त एक व्यापक शब्द इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वित्त का जितना ज्यादा आप विस्तार करते जाएंगे उतना ही वो बढ़ती रहेगी, है ना। इसलिए वो व्यापक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे व्यापक शब्द का प्रयोग किया हुआ है मैंने, ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और बताया कि वित्त एक व्यापक शब्द है और इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से कार्य सम्मिलित होते हैं? वे सभी कार्य सम्मिलित होते हैं जिनका संबंध किससे होता है? जिसका संबंध व्यवसाय से होता है, ठीक है। जिसका संबंध व्यवसाय से तो होता ही है, साथ में व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, है ना, जिसका संबंध व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करना एवं उसका समुचित उपयोग करना, इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। क्या क्या समझ में आया? हमने दो तीन चीजें इसमें समझी कि वित्त जो है वो व्यापक शब्द है, ठीक है, क्योंकि इसका जितना ज्यादा आप विस्तार करेंगे उतना ज्यादा आपके पास वो एकत्रित होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें बताया कि वित्त के अंतर्गत वे सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं। क्या? वित्त के अंतर्गत वे सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनका संबंध व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन एकत्रित करना एवं उसका समुचित उपयोग करना शामिल होता है। समझ गए? यानी कि व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आप वित्त यानी कि फाइनेंस भी आप शामिल करेंगे या फिर एकत्रित करेंगे। तो व्यवसाय अगर आप व्यवसाय है ना, व्यवसाय के लिए अगर आप वित्त एकत्रित कर रहे हैं यानी कि धन एकत्रित कर रहे हैं, यहाँ पे ये होगा ना, धन एकत्रित करना और उसका समुचित उपयोग करना। मतलब कोई भी व्यापार जब हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें धन की जरूरत होती है, धन हम एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद हमें उसे कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसका यूटिलाइज करना है ना, कहाँ कहाँ पे हम उसका उपयोग करें ताकि हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, ये चीज भी उसमें शामिल किया। ऐसा नहीं है कि फाइनेंस है, आपके पास बहुत ज्यादा, आपने धन बहुत ज्यादा एकत्रित कर रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस धन का यूटिलाइज आपको कैसे करना है, उसका उपयोग आपको कैसे करना है, तो वो फाइनेंस आपका क्या हो जाएगा, या वो धन आपका वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपको व्यवसाय से प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा, फिर लॉस होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमें उसे कैसे यूटिलाइज करना है, क्योंकि आपने प्लानिंग की नहीं है, की है क्या? ना ही प्लानिंग की है, ना ही उसको कंट्रोलिंग किया है आपने,
नियंत्रित किया हुआ है कि कैसे हमें उसका यूज करना है, कैसे हमें उसको कहाँ कहाँ पे कैसे लगाना है मुझे। तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। वही चीज यहाँ पे वित्त के अंतर्गत बताया जा रहा है कि वित्त एक व्यापक शब्द है और इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका संबंध व्यवसाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन को एकत्रित करना तथा उसका समुचित उपयोग करना, इसमें क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, एक चीज और बता दें कि वित्त के अंतर्गत और क्या क्या शामिल होता है। वित्त के अंतर्गत धन को प्राप्त करना तथा उसको व्यय करना भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, धन को आप प्राप्त तो कर रहे हो, जैसे अगर कोई भी वस्तु का आपने उत्पादन किया है ना, किसी भी वस्तु का अगर आप उत्पादन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन के उपरांत आप उसे क्या करेंगे, विक्रय करेंगे। और विक्रय के दौरान आपको क्या होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि कोई भी उत्पादन कर रहे हैं आप क्या सोच के कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए तो कर रहे हैं, है ना। किसी भी वस्तु का अगर आप उत्पादन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस वस्तु से हमें प्रॉफिट हो, लाभ हो, तभी तो हम उसको क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। और उत्पादन करने के बाद हम उस वस्तु को विक्रय करते हैं और विक्रय से हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है ना। यस सर। और लाभ जब होगा तो हम क्या करेंगे, उस धन को प्राप्त करेंगे यानी एकत्रित करेंगे। ठीक है, और उत्पादन के दौरान हम क्या करेंगे, उस वस्तु से संबंधित जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं वो हम बाहर से परचेस करते हैं। और जब बाहर से परचेस करते हैं तो उसके लिए हमें व्यय भी करना पड़ता है ना। तो वित्त के अंतर्गत धन को प्राप्त करना और धन का व्यय करना, दोनों ही चीजें सम्मिलित होती हैं। समझ में आई। उसके अंतर्गत हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं, वित्त के अंतर्गत धन को प्राप्त करना और धन का व्यय करना, दोनों ही चीजें इसमें सम्मिलित की जाती है ना। क्योंकि व्यवसाय स्टार्ट करोगे तो धन तो एकत्रित होगा ही, क्योंकि जब आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा तो धन एकत्रित होगा। लेकिन वो धन को एकत्रित करने के लिए, उस प्रॉफिट को एकत्रित करने के लिए आप वस्तुओं का निर्माण कराएंगे, यानी कि उत्पादन करेंगे। और उत्पादन में आप जितने भी रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, जो भी आप खरीद रहे हैं, जो चीजें हैं, जो भी आप भाड़ा लगा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं वस्तु का, है ना, उसके दौरान आपको क्या होगा, या लेबर चार्ज आप दे रहे हैं, है ना, बिल्डिंग चार्ज आप दे रहे हैं, उसमें आपका व्यय हो रहा है, तो व्यय भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यस सर। दो चीजें मैंने आपको बताई कि वित्त के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है। वित्त के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है, धन को प्राप्त करना और धन को व्यय करना। ठीक है, आगे समझ में। आगे हम बात करते हैं हेस्टिंग्स की डेफिनेशन की। हेस्टिंग्स ने बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी है, बहुत ही सरल डेफिनेशन दी है। हेस्टिंग्स कहते हैं कि वित्त धन प्राप्त करने और उसे व्यय करने की क्या है, कला एवं विज्ञान है ना, कला एवं विज्ञान है। कि हेस्टिंग्स ने क्या कहा है कि वित्त धन प्राप्त करने तथा व्यय करने की कला एवं विज्ञान का ही नाम है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपको अगर ये नहीं पता कि धन का व्यय कैसे करना है, धन को एकत्रित कैसे करना है, यानी कि धन को प्राप्त कैसे करना है, तो फिर आप व्यवसायी नहीं हो सकते, आप बिजनेसमैन नहीं हो सकते, आप व्यापारी नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या, जब आपको यही नहीं पता कि हमको धन कैसे प्राप्त करना है और हमें उसका व्यय कैसे करना है, ये चीज ही नहीं पता आपको, तो फिर आप कैसे व्यापारी हैं, फिर कैसे आप बिजनेसमैन हैं। तो ये दोनों ही कला आपके अंदर होनी चाहिए, समझ गए ना। ये दोनों ही कला आपके अंदर होना चाहिए कि हम व्यवसाय कैसे करें ताकि हमें प्रॉफिट हो, और कौन सा व्यवसाय करें ताकि हमें प्रॉफिट हो, अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, कम लागत में अधिक प्रॉफिट प्राप्त करना ही एक बिजनेसमैन का उद्देश्य होना चाहिए। समझ गए ना। कम समय में, कम पैसे में, कम लागत में अधिक प्रॉफिट कमा लेना ही एक व्यवसाय का क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम हेस्टिंग्स की याद रखेंगे, जिसमें बताया गया कि वित्त धन प्राप्त करने तथा व्यय करने की कला एवं विज्ञान दोनों का ही क्या है, नाम है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। आगे गुथमैन एवं डुगाल ने जो डेफिनेशन दी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसने, गुथमैन एवं डुगाल ने जो डेफिनेशन दी है, ये भी बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई है यहाँ पे। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि वित्त का संबंध ऐसी गतिविधियों से होता है। कैसी, वित्त का संबंध ऐसी गतिविधियों से होता है जिसके अंतर्गत
व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले कोषों के नियोजन, जिसमें व्यवसाय के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले कोषों के नियोजन, उसको एकत्रित, नियंत्रण एवं प्रशासन से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? क्या समझ में आया कि वित्त का संबंध ऐसी गतिविधियों से है, गतिविधियां मतलब ऐसी क्रियाओं से है। देखो, जब आप व्यवसाय करेंगे तो आप डिफरेंट तरीके के काम करते हैं। क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं, है ना। जैसे वस्तुओं का क्रय करना, वस्तुओं का विक्रय करना, है ना। वस्तुओं का क्या करना, विज्ञापन करना वस्तुओं का, है ना। आप लेबर, है ना, जो मजदूर वर्ग होते हैं उनसे आप संबंधित क्रियाएं करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप यहाँ पे करते हैं। तो वित्त का संबंध ऐसी गतिविधियों से है जो व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले कोषों के नियोजन, कोष का मतलब होता है धन, और धन का आप नियोजन कैसे करेंगे, प्लानिंग कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे आपने 100 करोड़ रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, 100 करोड़ रुपए से आपने व्यापार प्रारंभ किया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे ना। आप कैसे प्लानिंग करेंगे कि सबसे पहले तो 10 करोड़ से आप बिल्डिंग का निर्माण करवाएंगे ना। ठीक है, फिर 5 करोड़ रुपए से आप क्या करेंगे? फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे। फर्नीचर या फिर आप उस व्यापार से संबंधित जितनी भी मशीनरी है उसका आप क्या करेंगे, है ना। समझ गए ना। इसके बाद 5 करोड़ का आप क्या करेंगे? रॉ मटेरियल इकट्ठा करेंगे, कच्चा माल। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे? कुछ पैसा ऐसा है, कुछ मान लेते हैं जिसे हम क्या मजदूरी में क्या करेंगे? लेबर चार्ज देंगे, है ना। लेबर चार्ज, है ना, लेबर चार्ज। ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद आप उत्पादन करेंगे वस्तुओं का। ठीक है, उत्पादन करने में आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे, उसके विज्ञापन में खर्च करेंगे। तो ये सारी चीजें जब आप खर्च करेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना। प्लानिंग करना पड़ेगा ना, कोष के नियोजन का प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आ गई यहाँ पे। आपके पास अगर धन है तो धन जो है वो कोष है आपका, है ना। आपने जो इकट्ठा कर रखा है उस कोष के नियोजन का कार्य आपके पास आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। नियोजन मतलब प्लानिंग, कैसे आप उसे खर्च करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे उसका, कैसे आप उसका व्यय करेंगे, वो चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। समझ गए ना। इसके बाद क्या दिया है? एकत्रित करना। अब यहाँ पे तो आप प्लानिंग कर रहे हो ना, जो आपने धन इकट्ठा कर रखा है, जो आपने कोष अपने उसमें इकट्ठा कर रखा है व्यापार के लिए, उसे आप कैसे प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करना किस तरीके से आप प्लानिंग करेंगे, कैसे कैसे आप पूरा मैनेज कर लो, कितना पैसा आप किसमें खर्च करने वाले हो, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लानिंग करने के बाद अगर आप सारा पैसा व्यय करते जा रहे हैं तो अब आपका एक और उद्देश्य बनता है कि आपको धन कैसे इकट्ठा करें। दूसरा आपका उद्देश्य क्या बनता है कि अब आपने अगर उत्पादन कर लिया है, उत्पादन करने के बाद आपका मटेरियल तैयार हो गया है, तो आप उस जो प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ है उसे बेचने के बाद, है ना, या आप उसे क्या करें? आप बेचें, और बेचने के बाद जो धन आपको प्राप्त हो रहा है उसे आप एकत्रित करें। ठीक है, इसके बाद नियंत्रण करने का भी आप ही का काम है ना, कि उसे आप कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी लॉस हो रहा है, उसे आप उस पर आपका ध्यान ही नहीं है ना। जब आपका ध्यान नहीं होगा तो आप अपने व्यापार पे फोकस नहीं कर पाएंगे, उसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो आपको नियंत्रित भी करना है उसे, है ना, संभाल कर रखना है कि सारी क्रियाएं सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रशासनिक कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें बताई मैंने। ठीक है।
ये चीज आगे समझ में? यस सर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वित्त का महत्व। ठीक है, वित्त के महत्व के अंतर्गत पहला पॉइंट है व्यवसाय का मूलभूत साधन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था अभी अभी कि बिना वित्त के आप कोई भी व्यापार स्टार्ट नहीं कर सकते। जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं है ना, वित्त नहीं है, तब तक आप कोई भी व्यापार नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास वित्त है तो वो एक मूलभूत साधन है व्यापार स्टार्ट करने का। ठीक है, क्योंकि उससे आप कुछ भी कर सकते हो, लेबर परचेज कर सकते हो, कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, कोई भी रॉ मटेरियल मंगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो फाइनेंस से। तो व्यवसाय के लिए ये वित्त है, जो धन है वो मूलभूत साधन होता है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ विपणन व्ययों के लिए, विपणन व्ययों के लिए यानी कि विपणन क्या है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना ही विपणन कहलाता है ना। अगर हमें रॉ मटेरियल खरीदना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? पैसा तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो धन होता है वो क्या होता है? वस्तु के लेन देन की एक क्या है? साधन है ना। जब साधन है तो जो वित्त होता है, जो धन होता है, वो विपणन व्ययों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है ना। विपणन व्ययों के लिए यानी कि विपणन यानी कि कोई भी वस्तु का अगर आप क्रय और विक्रय कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना, किसी भी वस्तु का अगर आप क्रय विक्रय कर रहे हैं तो वहां पे विपणन होगा, यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का लेना या आदान प्रदान करना, है ना, बिल्कुल। तो वहां पे आप व्यय करेंगे तो धन आपके व्यय में सहयोग करेगा। ठीक है, तीसरा दिया हुआ शोध एवं विकास के लिए, शोध एवं विकास के लिए भी वित्त बहुत जरूरी है ना। अगर कोई भी देश है ना, कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय का विकास करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? उससे संबंधित शोध करते रहना होगा कि हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे आप हो, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले की अपेक्षा आप में काफी सुधार हुआ है, यानी कि आपके अंदर जो कमियां थी उनमें आपने क्या किया? सुधार किया हुआ है। वैसे व्यापार में भी है। व्यापार अगर आपका प्रॉफिट आप अधिक हो रहा है आपके व्यापार को, या लॉस अधिक हो रहा है आपके व्यापार को, ठीक है, तो आपको नित्य प्रति आपको क्या करना, नित्य दिन आपको क्या करना होगा? डेली आपको क्या करना होगा? उस व्यापार में हो रही कमियों को पता लगा के उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, और वो किससे संभव है? शोध से। जब तक आप उसके बारे में पता नहीं लगाएंगे, उसकी कमियों के बारे में पता नहीं लगाएंगे, तब तक आप उसमें सुधार नहीं कर सकते। तो विकास के लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे भी हुआ है श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए। श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए भी वित्त बहुत जरूरी है ना। देखो, श्रम कल्याण यानी कि अगर आप ने अपने व्यापार में कर्मचारियों को नियुक्त कर रखा है और करने ही पड़ता है। कोई भी व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे श्रम यानी कि जो मजदूर वर्ग होते हैं उनकी तो नियुक्ति करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनसे ही तो कार्य होता है। तो अगर आप श्रम कल्याण के लिए उन्हें कुछ भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें बोनस देना चाहते हैं, है ना, या उन्हें ऐसा कुछ धन देना चाहते हैं श्रम कल्याण के लिए, तो उसके लिए भी वित्त की जरूरत पड़ेगी। अगर वित्त है तभी तो श्रम कल्याण कर सकते हैं आप, है ना। या सामाजिक सुरक्षा, अगर आप सामाजिक सुरक्षा के लिए अगर आप वित्त व्यय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वित्त की जरूरत होती है ना। तो वित्त बहुत जरूरी है, किसके लिए? श्रम कल्याण के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए। ठीक है, आगे भी हुआ व्यवसाय के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए भी वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि व्यवसाय का विस्तार आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास धन है ना। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप वित्त का व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है, और किसी भी आधुनिकीकरण के लिए, चाहे आप अपने गांव का आधुनिकीकरण कर रहे हो, चाहे अपने व्यापार का आधुनिकीकरण कर रहे हो, है ना, उसके लिए भी आपको नए नए उपयोग करने पड़ेंगे। और नए नए उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपके पास वित्त है ना। अगर हमें अपने गांव में लाइट की व्यवस्था नहीं है हमारे गांव में, और हमें आधुनिकीकरण के तहत अपने पूरे गांव में लाइट की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वित्त यानी कि धन खर्च करना पड़ेगा, है ना। यानी कि आपको वहां पे लाइट लगवानी पड़ेगी, खंबे लगवाने पड़ेंगे, तार मंगवाने पड़ेंगे, लेबर मंगवानी पड़ेगी, तब तो कुछ काम हो पाएगा, है ना। तो आधुनिकीकरण के तहत वित्त तभी उपयोगी है
आधुनिकीकरण में जब वो आपके पास उपलब्ध है, ठीक है। और नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहते हैं तब भी आपको धन की जरूरत पड़ेगी। अगर धन नहीं है तो आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। 6 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट है व्यवसाय का मूलभूत साधन होता है वित्त। विपणन व्ययों के लिए भी वित्त महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। शोध एवं विकास के लिए, श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए, व्यवसाय के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और पेपर में लिखना भी है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है वित्त के प्रकार। तो वित्त के प्रकारों को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक घरेलू वित्त के आधार पे, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त के आधार पे, ठीक है। तो घरेलू वित्त के आधार पे अगर आप नॉर्मली अपने ही क्षेत्र में कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, अपने ही एरिया में कोई व्यापार आप करना चाहते हैं, तो एक तो व्यवसायिक वित्त होता है, व्यवसायिक यानी कि बिजनेस फाइनेंस, है ना, बिजनेस फाइनेंस, है ना, उस पे आप अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं वित्त के आधार पे, ठीक है। दूसरा है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस, है ना, पब्लिक फाइनेंस। कुछ एक तो ये वित्त है कैसा, व्यवसायिक वित्त, जिसमें व्यक्ति पर्सनल रूप से अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए वित्त यानी धन को क्या करता है, एकत्रित करता है या धन को व्यय करता है, ठीक है, यहाँ पे। और दूसरा होता है सार्वजनिक वित्त, है ना। सार्वजनिक वित्त ये क्या करता है, गवर्नमेंट पॉलिसियों के आधार पे निर्धारित किए जाते हैं, है ना। पब्लिक फाइनेंस यानी कि इसमें सरकार क्या करती है, लोगों के विकास को देखते हुए, है ना, या देश या राज्य के विकास के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिससे देश का भी प्रॉफिट हो, देश का भी विकास हो और गांव का, क्षेत्र का, नगर का, है ना, राज्य का भी विकास हो। जैसे अभी सरकार ने देखा होगा आप लोगों ने, सरकार ने आवास बनाने के लिए, है ना, फाइनेंस दिया हुआ है, सभी लोगों को दिया है कि नहीं दिया, कहीं सिलेंडर के रूप में देती है, कहीं कुछ करती है। तो यहाँ पे सार्वजनिक यानी पब्लिक वित्त को ध्यान में रखते हुए क्या करती है गवर्नमेंट, यहाँ पे योजनाएं निर्धारित करती है ना। आगे संस्थागत वित्त। संस्थागत वित्त का मतलब होता है कि आपने देखा होगा ये भी निजी स्तर पे भी हो सकता है ये, और सार्वजनिक स्तर पे भी हो सकता है, ठीक है, दोनों आधार पे हो सकता है। क्यों हो सकता है संस्थागत वित्त? मतलब जैसे स्कूल है, सरकारी स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। तो सरकारी जो स्कूल होते हैं उसमें सरकार वित्त व्यय करती है, और जो निजी क्षेत्र के स्कूल होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, उसमें प्राइवेट क्षेत्र के जो मालिक होते हैं वो उस पर व्यय करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आई। संस्थागत वित्त में इंस्टीट्यूशनल व्यय कहलाता है, ठीक है। आगे दीर्घकालीन, मध्यकालीन एवं अल्पकालीन वित्त। अब दीर्घकालीन वित्त क्या होता है? दीर्घकालीन वित्त ये होता है कि कई समय के लिए कोई वित्त किया जाए, बहुत लंबे समय के लिए वित्त किया जाए। जैसे आपने क्या किया कि 20 साल के लिए कोई एफडी डाल दी, है ना, तो कितने लंबे समय के लिए आपने एफडी डाल दी, बाद में उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हो मध्यकालीन। मध्यकालीन का मतलब है जिसमें कम समय लगता हो और उसके लिए आपने कोई व्यय किया हो और वहां पे अपना फाइनेंस, है ना, वित्त किया हो कम समय के लिए। और ये है अल्पकालीन वित्त। अल्पकालीन वित्त ये होता है कि आपने आज कोई व्यय किया और कल आप उसकी प्रॉफिट की आप गणना करें, है ना। तो ये चीज समझ में आया। आगे दिया हुआ है औद्योगिकरण, कृषि एवं विकास वित्त, ठीक है। औद्योगिकरण, ठीक है, मतलब कोई भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल व्यापार करना चाहते हैं आप, ठीक है, या सरकार कर रही है या आप करना चाहते हैं, तो वहां पे आप वित्त व्यय करते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी आप वित्त व्यय करते हैं, है ना। विकास के क्षेत्र में भी वित्त व्यय आप करते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 प्रकार के वित्त व्यय यहाँ पे दिए हुए हैं। औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक, है ना, और कृषि और विकास, ठीक है। ये चीज समझ में आई यहाँ पे, ठीक है। आगे दिया हुआ अंतरराष्ट्रीय व्यय। अंतरराष्ट्रीय व्यय में दिया हुआ पहले सरकारी अंतरराष्ट्रीय वित्त। सरकारी अंतरराष्ट्रीय व्यय, है ना। सरकारी अंतरराष्ट्रीय व्यय में होता क्या है
कि इसमें सरकार क्या करती है, दूसरे देश से क्या करती है, दूसरे देश से क्या करती है, समझौता करती है, दूसरे देश से क्या करती है, समझौता करती है और उसके आधार पे